हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेल का जो टॉपिक है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसा कि आपको सेल टॉपिक में आपको सेल के बारे में बता दिया गया है, आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में बता दिया गया है। तो सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि सेल हमारे बॉडी का क्या है, एक यूनिट है जिससे क्या होता है, जीवों का निर्माण होता है। यानी कि सेल जो है एक्सट्रक्शन फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया में अगर देखा जाएगा दो ही तरह के आपके सेल पाए जाते हैं। एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो जिनका शरीर एक सेल से मिलकर बना होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, और जिनका शरीर अगर देखा जाएगा मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर रखते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, अगर देखा जाएगा एक सुविकसित केंद्र का निर्माण होता है जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सुविकसित केंद्र का निर्माण होता ही नहीं है। यानी कि अगर देखा जाएगा उसके अंदर न्यूक्लियस बनता ही नहीं है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, उसके अंदर तैरता रहता है। दूसरा का क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा तो इसमें जो आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स का अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का आरएनए होता है, अपना खुद का क्या करता है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सारा का सारा कहाँ काम होता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी सुविकसित आपका केंद्र का निर्माण होता है। उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमेटिन्स के रूप में कहते हैं। क्रोमेटिन्स का जो धागा होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है, लगभग 2.2 मीटर लंबी स्ट्रक्चर बनाती है डीएनए का। ये डीएनए क्या होते हैं, जब एक सेल से जब दूसरा सेल जब बनता है तो ये जो डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन। उन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, ये लपेटते चला जाता है और आने वाले समय में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस और आपका हिस्टोन प्रोटीन्स कंडेंस हो जाते हैं और गुणसूत्र का रूप लेते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अगर देखा जाएगा जो गुणसूत्र की संख्या होती है आपकी 46 होती है। इस 46 गुणसूत्र से न एक गुणसूत्र आपका कम होना चाहिए, न एक गुणसूत्र आपका ज्यादा होना चाहिए। कम या अधिक गुणसूत्र होने की वजह से क्या हो सकती है, हमें कोई बीमारी हो सकती है। यानी कि हम किसी सिंड्रोम से ग्रसित हो सकते हैं, या डाउन सिंड्रोम हो जाए या टर्नर सिंड्रोम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में देखा जाएगा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रॉपर जो न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस आपका होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा तो उसके जितने सारे ऑर्गेनेली वगैरह है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, हरित लवक, ये सारी चीजें पाया ही नहीं जाती। यूकैरियोट्स में क्या होता है, संपूर्ण रूप से अगर देखा जाएगा सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है, हमारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वहीं पे आपका गोल्गी बॉडी पाया जाता है। वहीं पे आपका क्या होता है, आपका लैन काय पाया जाता है, राजधानी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, सूत्र कणिका पाई जाती है, इसीलिए फ्लाइजिल, ये सारी चीजें आपके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेल जो है ना बच्चों अगर देखा जाएगा ना लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस सेल के अंदर अगर देखा जाएगा तो क्या होते चीजें आती हैं जाती रहती हैं। सेल अपना क्या काम अपना अच्छे तरीके से करता रहता है। यानी कि दुनिया में जितने सारे जीव हैं जो जिंदा है सबका शरीर आपका सेल से ही मिलकर बना है। सेल थ्योरी जो दिया था आपका वैज्ञानिक आपको बताया कि सेल थ्योरी 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, मैथियस, लाइडेन, थियोडोर ऑस्वान और आपका तीसरा जो है रुडोल्फ वर्चुम। इन तीनों वैज्ञानिक ने ही मिलकर सेल थ्योरी दिया था। आपको मैथियस लाइडेन ने कहा था कि जितने सारे प्लांट्स होते हैं सारे प्लांट्स आपके सेल से ही मिलकर बने होते हैं। थियोडोर ने क्या कहा था कि जितने सारे एनिमल्स है सारे के सारे एनिमल्स आपके सेल से ही मिलकर बने हैं। उसने प्लांट्स को भी देखा था, जब उसने प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखा तो उसने कहा था कि प्लांट्स के बाहर देखा जाएगा एक मोटी झिल्ली दिखाई देती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो उस चीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, उसका वो स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन उसने ये भी कहा था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो एनिमल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन पतला दिखाई देता है और बहुत ज्यादा थीन है। मतलब थीन मतलब पतला है और हमारे सेल के चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो वो उसने मनुष्य के सेल्स को, एनिमल सेल्स को भी देखा था और प्लांट सेल्स को भी देखा था। रुडोल्फ वर्चो का कहना था कि जितने सारे सेल की उत्पत्ति हो रही है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हो रही थी। उसने एक एग्जाम्पल दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला का एग्जाम्पल दिया था। उसने कहा था कि पूर्ववर्ती जो भी कोशिकाएं हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, वो आपके अगर नववर्ती जितने सारे कोशिकाएं बन रही वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होते। यानी कि अगर देखा जाएगा हमारा भी निर्माण कैसे हुआ था, हमारे माता पिता से हुआ है। जब तक हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। तो नववर्ती कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। इन तीनों वैज्ञानिकों को मिलाकर हम सेल थ्योरी कहते हैं। यानी कि आज के समय अगर देखा जाएगा मॉडर्न जो सेल थ्योरी है यही 3 वैज्ञानिक है, रुडोल्फ वर्चो, मैथियस लाइडेन और थियोडोर ऑस्वान। ओवरऑल अगर बच्चों
अगर देखा जाएगा यही है आपका सेल का जो भी डिफिनेशन वगैरह था हमने बता दें। सेल की खोज आपने सबको ही जानता है कि सेल की खोज सबसे पहले अगर देखा जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1600 ईस्वी के अंदर किया था उसने। अगर देखा जाएगा तो उसने कैसा खोज किया था, उसने अगर देखा जाएगा नॉन लिविंग खोज किया था। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, सिनकोना वृक्ष थे, उस सिनकोना वृक्ष के पपड़ी को, छाली को उतारा था और माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखा था, वो नॉन लिविंग था। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखा तो उसको कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। उसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मॉन्क्स में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो घर होता है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। तो जो मॉन्क्स होते हैं ना, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जिनका जो घर होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। वो लैटिन शब्द में अगर देखा जाएगा उनके घर को सेला कहा जाता है, तभी से उसने इसका नाम रख दिया कि मॉन्क्स के घर के सेला जैसे दिखाई दे रही है, इसका भी नाम क्या रहेगा, सेला रहेगा। यानी कि अगर देखा जाएगा नाम और खोज, ठीक है ना, डिस्कवरी और टर्म जो देने वाला वैज्ञानिक था यही आपका रॉबर्ट। बहुत ज्यादा पीछे जो आया था आपका रॉबर्ट ब्राउन था, जिसने कहा था कि सेल्स के अंदर क्या हो रही है, प्रॉपर आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा ओवरऑल डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रो का, ये हो गया। इसमें एक और वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा रोल है जिसे हम कहते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक अगर देखा जाएगा तो इसको आपको बताया गया था उस दिन, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। नए नए माइक्रोस्कोप की खोज करता रहता था, माइक्रोस्कोप के अंदर चीजों को लगाकर देखता रहता था कि कौन सी चीज कैसी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी देखा था, आरबीसी को भी देखा था, डब्ल्यूबीसी को भी देखा था, यानी कि देखा जाएगा जो जितने सूक्ष्म जीव है उसको भी देखा था। यहाँ तक इसने स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को भी देख डाला था माइक्रोस्कोप के अंदर। यानी कि बहुत सारी चीजों को खोज किया था और खोज कर करके क्या करता था, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखता था। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा जो रॉबर्ट ब्राउन ने जो चीजें कही थी, उनका एक पुस्तक था, उस पुस्तक में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्या कि उनके पुस्तक का क्या नाम था। उस पुस्तक में जो जो चीजों की उसने डिस्कवरी की थी उन सारी चीजों को लीवेनहॉक अपने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखता रहता था, क्योंकि माइक्रोस्कोप अगर देखा जाएगा इसका दुकान ही था, बनाते जाता था, बेचता जाता था और चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखता रहता था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स और ये हमारा हो गया यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा, यूकैरियोट्स में अगर इसका जो साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है, और इससे 10 गुना कम जो होती है प्रोकैरियोट्स का होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आपका साइज हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि जो प्रॉपर हमारा न्यूक्लियस होता है, ये जो हमारा सेल होता है, ये जो हमारा सेल होता है, ये ना हमारा सेल है, सेल चैप्टर ही आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, इस बच्चों अगर देखा जाएगा तो इसमें आपको बताया गया था कि क्या होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर देखा जाएगा बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि आंतरिक दीवार के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर अगर देखा जाए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए है। ठीक है, तो ये बच्चों कभी कभी डीएनए का पूरा नाम पूछ जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज। डीएनए से ही हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा आरएनए बनता है। कहाँ बनता है, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है, इसमें इसका नाम, इसमें भी पूछता है कि डीएनए से आरएनए जो बनता है तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और टर्म देखो, पूछता है क्या है, पूछता है कि डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है वो कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर, ये आपको ये जगह खाली दिखाई दे रही है, ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और क्या बनता है आपका, आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये सब बेस है, यही सारी चीजें ना परीक्षा में पूछता है, यही छोटी छोटी चीजें पूछता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखो कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म
प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसे हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल को ही आगे चलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना गया था। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ये हो गए सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछता है। ये पूछता है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है आपका, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलेखन। और ये कहाँ कहाँ होता है? ये काम जो होता है केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे कहा है जगह जगह पे क्या है? छेद। ये जो जगह जगह पे छेद है, तो इस जगह जगह के जो छेद को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर कोर। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ से जो भी चीजें बनती है ना, तो ये चीजें बन के छेद के माध्यम से कहाँ पे आता है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे जब आएगा तो जो सेल को जो चीज चाहिए होगा वो सेल ले लेगा, बाकी जो चीज नहीं चाहिए होगा वो सेल से बाहर आता निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो कह रहा है आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। इसे कहा जाता है हिंदी में अनुवादन। क्या कहेंगे? अनुवादन। अनुवादन आपका कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर। कहाँ होता है बच्चों? कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है? आपका अनुवादन की क्रिया होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए से क्या बनता है? ये हमारा आरएनए होता है। आरएनए होता है। आरएनए, ये डीएनए से ही आरएनए बनता है। और आरएनए के बाद देखा जाता है तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे हमारी राइबोसोम्स वगैरह होती हैं। यूकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा जो राइबोसोम्स होता है वो आपका CS प्रकार का होता है, ATS प्रकार का होता है। तो इस आरएनए के ऊपर क्या लगने स्टार्ट हो जाएंगे? आपके राइबोसोम आकर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार अगर आगे देखा जाएगा तो ये mRNA के डीएनए से क्या बन गया? आरएनए। और इसके ऊपर आपका क्या लग गया? राइबोसोम लग गया। जब राइबोसोम लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। दुनिया में अगर राइबोसोम नहीं है तो आपका प्रोटीन बनेगा ही नहीं। बिना राइबोसोम के प्रोटीन कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, बिना राइबोसोम के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो राइबोसोम आपका यहाँ पे होता है। अब वो राइबोसोम आपका कितना प्रकार का है? 80 प्रकार का। इस प्रकार अगर देखा जाएगा प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो आपका 70 प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक में देखा जाएगा, यूकैरियोटिक में जो आपका राइबोसोम होता है वो आपका 80 प्रकार का होता है। यह जो है ना आपका सेडबर्ग यूनिट है, यानी कि किसी चीज को क्या करता है? ये उसका माप बताता है, उसका घनत्व बताता है कि कितना है वो, उसके माप को बताता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया? सब बेसिक चीजें हो गई, यही सारी चीजें पूछेगा। ठीक है ना, ये सेल हो गई। और सेल के बाहर क्या होती है? हमारी एक दीवार होती है। सेल के बाहर क्या होती है? प्रॉपर हमारी एक दीवार पाई जाती है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सेल। इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अब देखो आगे थोड़ा सा और इसकी चीजों के बारे में बता दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ तक अगर देखा जाएगा बच्चों, इस सेल के अंदर क्या हो रही है? यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा, जो यूकैरियोटिक सेल है, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाएगा तो प्रॉपर क्या होता है? हमारा ऑर्गेनेली पाया जाता है, ऑर्गेनेली पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। देखो ये प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कुछ ऐसा प्रोकैरियोट्स का होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो कैसा डीएनए होता है? आपका सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? आपका सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पे हमारा डीएनए कैसे होता है? वो बच्चों रॉड शेप का होता है। ये भी पूछता है कि यूकैरियोट्स के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप का होता है। प्रोकैरियोट्स में आपका जो डीएनए होता है,
प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो आपका कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसलिए सर्कुलर जो है, इसी के लिए सर्कुलर स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड के अलावा अगर देखा जाएगा तो इसकी जो अंदर जो झिल्ली है ना, इस अंदर वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहा जाता है मीजोजोम। क्या करता है, इसे क्या कहते हैं हम, मीजोजोम। मीजोजोम अगर देखा जाएगा, ये अंदर का क्या करता है, ये आयतन को बढ़ाता है। ये आयतन को क्या कराता है, आयतन को बढ़ाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या बन सके, क्या बन सके, यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा आपका बन सके एंजाइम। क्या बन सके, एंजाइम। जब एंजाइम जब बनेगा तो क्या होगा, प्रोसेस आपका तेज होगा, एटीपी जनरेट होगा, इस सेल को ऊर्जा मिलेगी। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर कितना प्रकार का है, आपका 70S प्रकार का है। यूकैरियोट्स में आपका राइबोसोम कितना प्रकार का है, आपका 80S प्रकार का है। तो इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। इसके अंदर क्या पाई जाती है, आपकी ऑर्गेनेली पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा ना बच्चों, ये जो है हमारी न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक दीवार बनती चली जाती है। ये कुछ इस तरह का, ये जो दीवार बन रही है, मेम्ब्रेन से ही बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। ये मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपका डिफरेंस इसमें हो गया। ठीक है ना, कोई ऑर्गेनेली वगैरह नहीं पाई जाती है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर क्या होती है, ऑर्गेनेली वगैरह पाई जाती है। कौन कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे बता दे रहे हैं। पूछता है ऑर्गेनेली आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। सारा का सारा ऑर्गेनेली आपका अगर देखा जाएगा यूकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सा पाया जाएगा, एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या कहते हैं हम, ER के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या पाया जाएगा, इसी के जस्ट पीछे गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोल्गी बॉडी, इसी को ही हम गाल्जी काय के नाम से जानते हैं, गाल्जी काय। तीसरा अगर देखा जाएगा तो पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको कहा जाता है लयन काय, क्या कहते हैं, लयन काय। ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके सिंगल मेम्ब्रेन, कैसे है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में अगर देखा जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइटोकांड्रिया आ जाएगी, आपका प्लास्टिड आ जाएगा, प्लास्टिड आ जाएगा, और ये आपके क्या है, आपके डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनेली है। कौन सा ऑर्गेनेली है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही बारे में बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखना बच्चों, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, ये इसके जस्ट बगल में होता है, ये इसके जस्ट बगल में है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अगर देखा जाएगा तो न्यूक्लियस की बाहर की जो दीवार है वो बनने स्टार्ट होती है। ठीक है ना, यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्टकट में ER के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में। ठीक है ना, एंडो का मतलब होता है बच्चों इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेट, यानी कि अगर देखा जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, यानी कि नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और ये पूछता है एग्जाम में कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है। तो ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है
न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, ये किससे बनती है? ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनती है। इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जाती है बच्चों? अगर देखा जाए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना, दरदरी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहां तक अगर देखा जाएगा, यहां तक यही राइबोसोम ईआर के ऊपर कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है। जो एक संरचना को दर्शाती है, जो एक स्पष्ट संरचना को दर्शाती है, ठीक है, जो एक स्पष्ट संरचना को दिखाती है। ये जो आपका राइबोसोम है ना, ये आपके अंतःप्रदबई जालिका के ऊपर भी कहीं कहीं क्या हो रही है? पाई जाए। तो जहां पाई जाएगी वो आपका जगह रफ होगा, और जो रफ होगा तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसको मिटा रहे हैं, आगे इसको मिटाया जा रहा है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है इसमें, आगे देखिएगा क्या होगा। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कहीं कहीं पे क्या हो रहा है? राइबोसोम पाया जाए। तो जो राइबोसोम जहां पे पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? RER कहेंगे, यानी कि रफ